हेलो एवरीवन, बीएनडी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रोटीन सिंथेसिस अर्थात अनुवादन ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, ट्रांसलेशन बिंदु तभी रुचिकर होगा जब हमारे ट्रांसक्रिप्शन जैसा बिंदु अनुलेखन जैसा बिंदु क्लियर हो चुका होगा। आई होप वो वीडियो आपको कल मिल चुका है और आप सबने देख लिया होगा। अगर वो वीडियो क्लियर है तो आज ट्रांसलेशन भी अनुवादन भी, प्रोटीन सिंथेसिस भी, प्रोटीन संश्लेषण भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रोटीन संश्लेषण या अनुवादन किस तरह से होता है। देखिए, आज का जो बिंदु है प्रोटीन संश्लेषण, ये क्या है या अनुवादन है। इसे प्रोटीन संश्लेषण को या इस अनुवादन को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण आखिर होता क्या है। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण को हम इस तरह से कह सकते हैं कि एमआरएनए पर जो अनुक्रम पाया जाता है, एमआरएनए पर जो अनुक्रम पाया जाता है, एमआरएनए कैसे बनता है, अनुलेखन के थ्रू बनता है, हमें पता है। एमआरएनए पर जो क्रम पाया जाता है उस क्रम के अनुसार अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया में एमआरएनए पर उपस्थित अनुक्रम या मैं कहूं कोडोन या नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम के अनुसार अमीनो अम्ल एक निश्चित क्रम में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, या जिसे मैं क्या कह सकता हूं, प्रोटीन बनाते हैं। अनुवादन कहलाती है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एमआरएनए पर जो ट्रिपल कोडोन होते हैं या नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, वो एक स्पेशल सीरीज में विशिष्ट क्रम में लगे होते हैं, और वो जिस क्रम में लगे होते हैं वो उसी क्रम में अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, और अमीनो अम्ल के जुड़ने से एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है जिसे प्रोटीन कहते हैं। और इसी प्रोसेस को हम प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन भी कह रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ट्रांसलेशन जैसा बिंदु होता कहाँ है या प्रक्रिया होती कहाँ है। तो देखिए, अनुवादन कोशिका द्रव्य में होता है। अनुवादन कोशिका द्रव्य में होता है। अनुवादन कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। क्या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों में कोशिका द्रव्य में होता है या अलग अलग होता है? देखिए, कल भी हमने बात की है कि ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन जैसी प्रक्रिया प्रोकैरियोट्स में कोशिका द्रव्य में होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में वो केंद्रक में या केंद्रक द्रव्य में होती है।
चूंकि प्रोकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली जैसी कोई संरचना नहीं होती, इसलिए अनुलेखन और अनुवादन दोनों के दोनों कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली होती है, आई मीन वेल डेवलप्ड सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, इसलिए अनुलेखन की प्रक्रिया तो होती है केंद्रक द्रव्य में और अनुवादन की प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। किसमें? यूकैरियोट्स में। क्लियर है ये? अब ये आता है कि अनुलेखन के द्वारा जो mRNA बनता है वो कोशिका द्रव्य में कैसे आता है। केंद्रक झिल्ली में जो न्यूक्लियर पोर होते हैं या केंद्रक द्रव्य होते हैं, वहाँ से वो mRNA बाहर आता है, आई मीन कोशिका द्रव्य में आता है और कोशिका द्रव्य में अनुवादन जैसी प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लियर है? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों के संदर्भ में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से अनुवादन की प्रक्रिया होती है और कहाँ पर होती है। अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि अनुवादन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करनी आवश्यक है या किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमें पता है कि फिलहाल हम अनुलेखन तक mRNA बना चुके हैं। अब कोशिका के पास क्या है, कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल पड़े हुए हैं, tRNA है। ये किस तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, किसके लिए? ट्रांसलेशन के लिए या अनुवादन के लिए। गौर से देखिएगा। सबसे पहला बिंदु, अभी हम चरण में नहीं गए हैं, क्या पूर्व तैयारियां क्या होनी है या क्या प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। सबसे पहला आता है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ऑफ अमीनो एसिड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि निष्क्रिय अमीनो अम्ल का निष्क्रिय अमीनो अम्ल का सक्रियण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सक्रियण। इसमें क्या होता है, देखिए, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो, आई मीन ट्रांसलेशन वास्तविक रूप से प्रारंभ हो, उससे पहले क्या होगा? उससे पहले हमें पता है कि अमीनो एसिड होते हैं, कहाँ पर होते हैं? ये कोशिका द्रव्य में होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये इनएक्टिव होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? ये निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये निष्क्रिय होते हैं। इनके पास ये एटीपी तथा एक होता है अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। इस एंजाइम की उपस्थिति में जो निष्क्रिय अमीनो अम्ल हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? ये सक्रिय अमीनो अम्ल है। ये क्या है? सक्रिय या मैं कहूं एक्टिव अमीनो अम्ल है। साथ ही साथ 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बाहर निकलते हैं। ये क्या है, हम ये समझ सकते हैं कि इसमें या मैं कहूं कोशिका में बीस अमीनो अम्ल होते हैं। 20 अमीनो अम्ल होते हैं या 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। अमीनो अम्ल होते हैं। और आपको एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि अलग अलग अमीनो अम्ल के लिए अलग अलग अमीनो अम्ल के लिए अलग अलग अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की आवश्यकता होती है।
की आवश्यकता होती है। यानी कि हम ट्रांसलेशन में चलें उससे पहले हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कोशिका द्रव्य में जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं उनका सक्रियण, जो कि निष्क्रिय फॉर्मेट में है, जो निष्क्रिय अवस्था में पड़े हैं, उनका सक्रिय होना आवश्यक है। और वो कब सक्रिय होंगे? वो एटीपी तथा अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय हो जाएंगे। ये पहला बिंदु है, बहुत आसान बिंदु है। क्या कि कोशिका द्रव्य में रखे हुए या पाए जाने वाले लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल निष्क्रिय अवस्था में होते हैं और उन्हें अनुवादन में भाग लेने से पहले सक्रिय होना आवश्यक है। अतः जो निष्क्रिय अमीनो अम्ल हैं वो अमीनो एसाइल सिंथेटेज तथा एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय अमीनो अम्ल हो जाते हैं या सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। क्लियर? पहला बिंदु क्लियर, बड़ा आसान सा है। अब हम क्या कर रहे हैं? मैंने पहले ही बोला, अनुवादन करने से पहले हम तैयारियां कर रहे हैं। हमने अमीनो अम्लों को सक्रिय कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक आवेशित टीआरएनए, एक लोडेड टीआरएनए और हो। तो देखिए लोडेड टीआरएनए का तात्पर्य क्या है? देखिए दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड टीआरएनए, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड टीआरएनए या मैं कहूं लोडेड टीआरएनए, यानी कि आवेशित टीआरएनए का निर्माण, आवेशित टीआरएनए का निर्माण, टीआरएनए का निर्माण, आवेशित टीआरएनए का निर्माण। क्या बच्चों? आवेशित टीआरएनए का निर्माण। लोडेड टीआरएनए का मतलब क्या होता है? देखिए सामान्यतः आपने कुछ आप जानते हैं गन, बंदूक जैसे कोई चीज़ होती है, पिस्टल जैसे कोई चीज़ होती है, अगर उसमें से बुलेट को बाहर निकाल लिया जाए तो हम उसे सामान्यतः क्या बोलते हैं? हम उसे कहते हैं अनलोडेड गन, अनलोडेड पिस्टल। और जैसे ही बुलेट उसके अंदर आ जाती है हम उसको क्या कह देते हैं? लोडेड गन, लोडेड पिस्टल। क्लियर है? इसी तरह मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब वो अमीनो अम्ल सक्रिय हो चुका है तो टीआरएनए के अमीनो अम्ल एक्सेप्टर साइट पर वो आकर जुड़ जाता है। हम ये पढ़ेंगे कि ये यहां पर ये अमीनो अम्ल के लिए जुड़ने के लिए स्थल पाए जाते हैं जिसे अमीनो अम्ल ग्राही स्थल भी कहते हैं। ये किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है टीआरएनए। तो जैसे ही यहां पर अमीनो अम्ल आकर जुड़ जाएगा इस स्थल पर, तो उस टीआरएनए को हम क्या कहेंगे? लोडेड टीआरएनए, आवेशित टीआरएनए, चार्ज्ड टीआरएनए। क्लियर है बच्चों? तो देखिए ये किस तरह से होता है। अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसे हम क्या कह सकते हैं? जिसे हम सक्रिय अमीनो अम्ल कह सकते हैं। ये सक्रिय अमीनो अम्ल टीआरएनए के या टीआरएनए पर कहां पर आकर जुड़ जाता है? अमीनो अम्ल ग्राही स्थल पर आकर जुड़ जाता है। जैसे ही जुड़ता है बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या बनता है? अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स और एंजाइम और एएमपी आउट। तो ये क्या है? ऐसी स्थिति में ये एक चार्ज्ड टीआरएनए है। क्या है ये? चार्ज्ड टीआरएनए। मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप इस तरह से समझ सकते हैं इसे कि ये एक चार्ज्ड टीआरएनए है। ये क्या है बच्चों? चार्ज्ड टीआरएनए। अर्थात यहां पर क्या आकर जुड़ जाएगा? यहां पर एक कोई भी अमीनो अम्ल आकर जुड़ जाएगा। ये कैसा है बच्चों? एक आवेशित टीआरएनए है। ये कैसा है? आवेशित टीआरएनए है, आवेशित टीआरएनए। क्लियर है क्या बात? हमने दो बातें अभी तक कर चुके हैं या की हैं हमने दो बातें। सबसे पहली बात अमीनो अम्ल का सक्रिय होना और दूसरा सक्रिय अमीनो अम्ल का टीआरएनए से जुड़ना, यानी कि लोडेड टीआरएनए का निर्माण करना या चार्ज्ड टीआरएनए का निर्माण करना। ये अगर दो बिंदु क्लियर है तो ये मान के चलिए, अगर ये दो बिंदु क्लियर है तो आप 100% मान के चलिए कि अनुवादन बहुत आसान होने वाला है। क्लियर है? ये दो बिंदु हमारे क्लियर हो चुके हैं कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड या एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव अमीनो एसिड और दूसरा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या
लोडेड टीआरएनए का निर्माण करना। क्लियर है? दोनों बिंदु क्लियर है। अब हम प्रवेश करते हैं किसमें? अनुवादन की वास्तविक प्रक्रिया में कि अनुवादन किस तरह से संपन्न होता है। तो देखिए अनुवादन किस तरह से संपन्न होता है उसको देखते हैं। अनुवादन स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन या अनुवादन के चरण। देखिए अनुवादन के 3 चरण होते हैं। क्या? अनुवादन के चरण। अनुवादन के चरण। अनुवादन 3 चरण में या 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला चरण जो हमारा आता है वो पहला चरण होता है चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन या इसे हिंदी में कहा जा सकता है श्रृंखला प्रारंभ। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु या दूसरा चरण जो होता है वो होता है चेन इलोंगेशन या जिसे कहा जा सकता है श्रृंखला दीर्घीकरण। श्रृंखला दीर्घीकरण। तीसरा बिंदु या तीसरा चरण जिसे कहते हैं चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन अर्थात श्रृंखला समापन। श्रृंखला समापन। देखिए 3 चरण किसके हैं? ये 3 चरण हैं अनुवादन के चरण। किसके चरण हैं ये? अनुवादन के चरण। श्रृंखला का प्रारंभ होना, श्रृंखला का दीर्घित होना और श्रृंखला का समाप्त हो जाना। ये 3 चरण किसके हैं? ये अनुवादन के चरण हैं। और पहला चरण जो चेन इनिशिएशन है, श्रृंखला प्रारंभीकरण है या श्रृंखला प्रारंभन है, प्रारंभन भी कह सकता हूं मैं इसे, उसको देखते हैं। देखिए पहला चरण जो हमारा आता है वो कौन सा आता है? चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन या जिसे हम क्या कहें, हम इसे कह सकते हैं श्रृंखला प्रारंभीकरण या श्रृंखला प्रारंभन। क्या कहेंगे इसे हम? श्रृंखला प्रारंभन। पहला बिंदु हमारा क्या है बच्चों? श्रृंखला प्रारंभन। देखिए मैं फिर से आपको याद दिला दूं, श्रृंखला प्रारंभन पढ़ने से पहले हमें सक्रिय अमीनो अम्ल का निर्माण तथा एक लोडेड टीआरएनए के निर्माण के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वो हम प्राप्त कर चुके हैं। क्लियर है? श्रृंखला प्रारंभन अनुवादन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए या प्रारंभ होए इससे या इसमें जो आवश्यक कंपोनेंट्स हैं, आवश्यक घटक हैं, या मैं सिंपल भाषा में बात करूं, जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल क्या क्या चाहिए, उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। हमें किस किस की आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है इनिशिएशन फैक्टर की। किसकी आवश्यकता है? इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर से मेरा तात्पर्य है प्रारंभन या आरंभन। आरंभन भी लिख सकते हैं क्या? आरंभन, आरंभन कारक। देखिए अगर ये जानकारी हम यहीं पहले प्राप्त कर लेते हैं ना, तो आप विश्वास रखिएगा कि ये जो अनुवादन की प्रक्रिया है इसको समझना बेहद आसान हो जाता है। और मैं इन्हीं रॉ मटेरियल्स को या जो आवश्यक चीज़ें हैं इनको मैं बीच बीच में आपको याद दिलाऊंगा, तो याद नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है उनको सबको पहले देखते हैं, फिर हम एक फ्लो में पूरे प्रोसेस को देख लेंगे। तो सबसे पहले है आरंभन कारक। हमने 2 बातें कर ली है। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 बातें हमने कर ली हैं। अमीनो अम्ल का सक्रियण कर लिया है और दूसरा हमने जो किया है वो आवेशित टीआरएनए का निर्माण कर लिया है। आरंभन कारक अर्थात वे कारक जो श्रृंखला को क्या करते हैं? आरंभ करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में।
प्रोकैरियोट्स में ये होते हैं 3। प्रोकैरियोट्स में कितने होते हैं बेटा? 3। कौन कौन से? IF1। IF1 का मतलब है इनिशिएशन फैक्टर, इसीलिए मैंने अंग्रेजी में लिख रखा है इनिशिएशन फैक्टर, आरंभन कारक प्रथम, सेकंड इनिशिएशन फैक्टर 2 और IF3। क्लियर है? क्लियर। अब हम किसकी बात करें कि यूकैरियोट्स में कितने होते हैं ये? इन यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में इनका जो नंबर होता है, यूकैरियोट्स में होते हैं ये 10। कितने होते हैं बेटा? 10। कौन कौन से होते हैं? EIF1। ई का मतलब यहाँ पर यूकैरियोट्स है, याद रखिएगा। EIF1, EIF2, EIF3, EIF4A, EIF4B, EIF4C, EIF4D। इसके बाद में EIF5, EIF6 और EIF7। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? ये 10 क्या हैं? इनिशिएशन फैक्टर हैं। किसमें? यूकैरियोट्स में। मैं आपको बता दूं, कुछ जगह आपको ये भी मिल सकता है कि 4D के आगे एक और मिल सकता है 4 में ही, और 7 हटा दिया जाएगा, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। खैर आपको इतना डेप्थ में कोई कहेगा नहीं, ना पूछेगा, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 10 इनिशिएशन फैक्टर किस में होते हैं? यूकैरियोट्स में, और 3 इनिशिएशन फैक्टर किस में होते हैं? प्रोकैरियोट्स में। क्लियर है ये बात? तो हमने किसके बारे में बात की? पहला घटक, या मैं कहूँ पहला रॉ मटेरियल जो है इनिशिएशन फैक्टर। सेकंड है जीटीपी। जीटीपी कौन है? जीटीपी है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी याद रखिएगा। ये कौन है बेटा? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये देखिए, आप कहेंगे ये क्या काम करेगा? ये कई जगह काम आता है। जैसे हम मुक्तक कारक पढ़ेंगे, रिलीजिंग फैक्टर, जो प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए काफ़ी मददगार होगा। वो जो मुक्तक कारक होता है वो जीटीपी आश्रित होता है। रिलीजिंग फैक्टर क्या होता है? जीटीपी डिपेंडेंट होता है। दूसरा, आप देखेंगे इस पूरी प्रक्रिया में कि किस तरह से एक राइबोसोम की पूरी इकाई एमआरएनए पर जब मूव करती है, गति करती है, तो उसको ऊर्जा जो प्रदान होती है वो भी जीटीपी से ही होती है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमें ऐसा नहीं करना कि हमने इसे पढ़ लिया, रट लिया और आगे चल गए। हमें हर फैक्टर का काम ध्यान होना चाहिए, उसका रोल क्या प्ले कर रहा है इस पूरे प्रोसेस में, उसका पता होना चाहिए। तो मैंने आपको 2 बता दिए। जीटीपी एक तो क्या होता है कि रिलीजिंग फैक्टर होता है, वो जीटीपी आश्रित होता है। दूसरा कि जब भी एमआरएनए पर राइबोसोम की पूर्ण इकाई का निर्माण हो जाता है, तो पूर्ण इकाई का निर्माण होने के बाद में वो जो इकाई राइबोसोम की एमआरएनए पर जो मूव करती है, गति करती है, उसको ऊर्जा देने का काम भी कौन करता है? जीटीपी। आइए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं तो आता है चार्ज्ड टीआरएनए, आवेशित टीआरएनए। इसके बारे में हम अच्छे से बात कर चुके हैं कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है। चार्ज्ड टीआरएनए का मतलब हमें पता है, ऐसा टीआरएनए जिस पर सक्रिय अमीनो अम्ल उपस्थित है। क्या है? जिस पर सक्रिय अमीनो अम्ल उपस्थित है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, देखिए ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जितना गहराई से हम पढ़ें उतने क्वेश्चन हमारे दिमाग में पैदा होते हैं। क्लियर? अब आप ये सोच रहे होंगे चार्ज्ड टीआरएनए तो कोई एक होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सब अमीनो अम्ल के लिए होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है, देखिए अभी हम साइटोलॉजी में एक छोटा सा बिंदु बच रहा है हमारा, न्यूक्लियस। उसके बाद में हम न्यूक्लियस से न्यूक्लिक एसिड में एंट्री करेंगे, तो डीएनए, आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, सब के बारे में बात करेंगे। तो आपको वहाँ पता चलेगा कि टीआरएनए की भुजा होती है, एक आर्म होती है जिसे कहते हैं एंटीकोडोन, और उस पर जो कोडोन होते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या जुड़े होते हैं? टीआरएनए, उसके
जो वो अमीनो अम्ल, जो उसकी अमीनो अम्ल ग्राही स्थल होता है या ग्राही भुजा होती है, उस पर उसी एंटी कोडोन पर जो कोडोन उपस्थित होते हैं उसके अकॉर्डिंग जुड़े होते हैं। ऐसे रेंडमली नहीं, मतलब ऐसे ही नहीं जुड़े होते कि सबको काम एक ही करेगा। क्लियर है? तो इसलिए आप समझ जाएं कि चार्ज्ड टीआरएनए का मतलब है ऐसा टीआरएनए जिस पर सक्रिय अमीनो अम्ल उपस्थित है। क्लियर है? राइबोसोम यूनिट की बात करते हैं। बिल्कुल, राइबोसोम यूनिट आपको पता है, राइबोसोम की भी रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें ट्रांसलेशन में। और अगर इसको हम देखें तो प्रोकैरियोट्स में हमें पता है 2 सब यूनिट की नीड होती है, मतलब पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में। एक होती है छोटी उप इकाई, और अगर हम बड़ी उप इकाई की बात करें तो बड़ी उप इकाई कौन सी होती है? बड़ी उप इकाई हमें पता है कि इसमें 70S होता है, और इसकी छोटी उप इकाई होती है वो होती है 30S, और इसकी जो होती है वो होती है 50S। ठीक है बच्चों, क्लियर? दूसरा, यूकैरियोट्स में देखें तो राइबोसोम की क्या स्थिति मिलती है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं ये, या इसके बारे में हमें अच्छे से पता है। यूकैरियोट्स जिनमें 80S पाए जाते हैं, इसकी जो स्मॉल सब यूनिट होती है, छोटी उप इकाई होती है, वो 40S होती है। और इधर देखते हैं तो लार्ज सब यूनिट वो कौन सी होती है, वो 60S होती है। तो ये किसके बारे में बात की हमने? राइबोसोम के बारे में। हम क्या कर रहे हैं अभी हम अनुवादन की प्रक्रिया में जिन जिन घटकों की या जिन जिन कंपोनेंट्स की, या मैं कहूँ जिस रॉ मटेरियल की आवश्यकता, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है हमें, और एमआरएनए की आवश्यकता होती है। एमआरएनए का निर्माण हम कर चुके हैं। देखिए, ऐसा कोई घटक नहीं है जिसके बारे में हमने पूर्व में जानकारी प्राप्त ना की हो। क्लियर है? तो इस तरह से किन किन बारे में हमने बात की? हमने अनुवादन की प्रक्रिया में जो चाहिए, अनुवादन की प्रक्रिया में जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, जिस कच्चे माल की हमें आवश्यकता है, उसके बारे में हमने बात की। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, काफ़ी बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि ट्रांसलेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसे समझा नहीं जा सकता। और मैं इतना कहता हूं कि आप समय दीजिए, समय, और वो भी बिल्कुल शांत समय, बिल्कुल पूरा मन लगाकर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली क्लियर हो जाएंगे, और आपको ट्रांसलेशन जैसी जटिल प्रक्रिया बेहद आसान लगेगी। लेकिन देखिए, अगर किसी बच्चे का अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो उसको थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर महसूस होगी। अदरवाइज़ जिस बच्चे के छोटे छोटे बिंदु अगर क्लियर हैं, और अगर वो बिल्कुल चित्त लगाकर इस वीडियो को देखता है, तो उसके ट्रांसलेशन जैसे जटिल बिंदु को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखिए, बहुत आसान है। और ये और बता दूं मैं आपको कि हम एक अच्छा लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं। आपको ये इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, अदरवाइज़ बहुत सारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा ये। देखिए कैसे। अब देखिए, हमने किसके बारे में बात कर ली? हमने बात कर ली कि ट्रांसलेशन में जितने भी रॉ मटेरियल, कच्चा माल, या जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हमने बात कर ली। अब 2-3 बिंदु ऐसे हैं जो हमें पता होने चाहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कई बच्चों को इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा। देखिए, आज ये पॉइंट भी क्लियर कर लेते हैं। इन प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए में एक सीक्वेंस पाई जाती है जिसे कहते हैं एसडी सीक्वेंस या शाइन डेलगार्नो अनुक्रम। क्लियर है? ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये प्रोकैरियोट से ही ध्यान रखना, मैंने यूकैरियोट्स नहीं बोला है। लिखते हैं प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए पर एसडी सीक्वेंस या एसडी अनुक्रम, या जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं शाइन डेलगार्नो अनुक्रम
पाया जाता है, अनुक्रम पाया जाता है। जो 8 नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, यह एसडी अनुक्रम एमआरएनए के आरंभन कारक से लगभग 4 से 12 नाइट्रोजन क्षार पहले स्थित होता है, पहले स्थित होता है, पहले स्थित होता है। ठीक, आगे क्या काम करता है देखिए। यह एसडी अनुक्रम, यह एसडी अनुक्रम, यह एसडी अनुक्रम प्रोकैरियोट्स में, मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि वैसे मैं ये बिंदु पहले ही ऐड कर चुका हूं कि हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। यह एसडी अनुक्रम प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की छोटी उप इकाई को पहचानने का कार्य करता है, छोटी उप इकाई को पहचानने का कार्य करता है, कार्य करता है, पहचान लेता है। फिर पहचान कर क्या कर लेते हैं वो देखते हैं। राइबोसोम की छोटी उप इकाई में, राइबोसोम की छोटी उप इकाई में 16S rRNA पाया जाता है, या 16S rRNA में एसडी अनुक्रम के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पाए जाते हैं। सीक्वेंस, या मैं इसे ये भी तो कह सकता हूं, सीक्वेंस या एएसडी। एएसडी मतलब एंटी शाइन डेलगार्नो अनुक्रम पाए जाते हैं। अनुक्रम पाए जाते हैं। इसी कारण या अतः, जो भी आप लिखना चाहें, इसी कारण राइबोसोम की छोटी उप इकाई, राइबोसोम की छोटी उप इकाई एमआरएनए से जुड़ जाती है, एमआरएनए से जुड़ जाती है। क्लियर होगी ये बात। अब देखते हैं
कि mRNA से जुड़ गई प्रोकैरियोट्स में छोटी उप इकाई। क्या यूकैरियोट्स में भी कुछ स्पेशल ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। देखिए क्या होता है, देखिए ये 30S सब यूनिट है, ये mRNA है, mRNA से 30, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स में, किस में पढ़ रहे हैं हम? इन प्रोकैरियोट्स। किस में पढ़ रहे हैं बेटा? प्रोकैरियोट्स में। क्लियर है? आप ऐसा मान के चलिए कि ये एक mRNA स्ट्रैंड है, ठीक है, और इस mRNA स्ट्रैंड पर इस तरह से क्या लगे हुए हैं बेटा? ये एक mRNA है और आपको पता है mRNA स्ट्रैंड हमेशा 5' to 3' दिशा में होता है। क्लियर है? तो लगभग हमने कहा था 4 से 12 पहले, मतलब ये मान के चलिए 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। यहाँ पर आप मान के चलिए अगर AUG है, ये आपको पता है AUG याद है, ये प्रारंभिक कोडोन है, तो राइबोसोम की जो छोटी उप इकाई आकर जुड़ेगी वो लगभग कुछ इस तरह से आकर जुड़ जाएगी। यहाँ पर आप ऐसा मान के चलिए कि वो इस तरह से जुड़ जाएगी। ये 30S है, तो ये क्या है? ये 30S mRNA कॉम्प्लेक्स बन गया आपके सामने। देखिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, बहुत बहुत आसान प्रक्रिया है। अगर आपने अपने दिमाग में अगर बिठा लिया ना कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, आपके दिमाग से ही जाएगी ये नहीं बात। हाँ, ये मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक स्टोरी की तरह चलती हैं, एक भी चीज़ छूटने लायक नहीं है। हम जब पढ़ते हैं, वास्तविकता में पढ़ते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। तो ये तो हमने किस में देखा? ये हमने देखा प्रोकैरियोट्स में। और सेम अभी हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, बस ऐसे ही जुड़ेगी, बस यहाँ पर मैं 40S लिख दूँ तो ये यूकैरियोट्स में हो जाएगा। कितना सा डिफरेंस है, और जो बाकी थ्योरेटिकल है उसे देख लेते हैं हम। इसी प्रकार से क्या होता है कि यूकैरियोट्स में जो mRNA होता है, उसके mRNA के 5' एंड पर क्या पाया जाता है? 7mg, या मैं कहूँ मैथ्यूनिन ग्वानोसिन। ये क्या है? ये कैपिंग है, कल भी बताया था मैंने, ठीक है। तो देखिए लिख रखा है इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या पाया जाता है? 7mg। ये क्या है, इसको देख लेते हैं। यूकैरियोट्स में mRNA पर 7 मिथाइल ग्वानोसिन या 7mg पाया जाता है या स्थित होता है, जो राइबोसोम की छोटी उप इकाई को पहचानने का कार्य करता है। कैसे पहचानता है वो भी देख लेते हैं। राइबोसोम की छोटी उप इकाई में 18S rRNA पर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस या अनुक्रम पाए जाते हैं।
अतः राइबोसोम की छोटी उप इकाई एमआरएनए से जुड़ जाती है। क्लियर है? देखिए बेहद आसान है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बेहद आसान है। ऐसी कोई बात नहीं की है जो हमारे मन में डिस्प्यूट पैदा करे, कंफ्यूज पैदा करे। मैं हर एक उस एरिया को, हर उस जगह से होकर गुजर रहा हूं जो आपके मन में कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। क्लियर है? तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में देखे। मैं चाहता तो डायरेक्ट इनिशिएशन कर देता, लेकिन इनिशिएशन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उन सब के बारे में हमने बात कर ली। ये क्यों बेटा? वो इसलिए कि हमने, हाँ मैं आपको ये बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि देखिए ये है तो इसमें क्या होगा, ये कोई डिफरेंट प्रक्रिया नहीं है। ये का ये एमआरएनए रहेगा। ये कौन है? ये एक एमआरएनए है, आपको पता है सेम प्रक्रिया है। बस हमने ये इसमें क्या कहा है, इसमें हमने ये कहा कि 30S आरएनए में जो 16S आरएनए होता है उसके ऊपर जो एसडी सीक्वेंस होती है उसके पूरक अनुक्रम यानी कि एएसडी पाई जाती है। इसलिए 30S आरएनए हमेशा प्रारंभन जो कारक होता है उससे ठीक 4 से 12 नाइट्रोजन क्षार पहले जुड़ जाता है। क्लियर है? ऐसा ही हमने क्या कहा, अगर आप यूकैरियोट्स में देखेंगे तो सेम वही प्रक्रिया है, बस नाम बदल जाएंगे। वहाँ एसडी एएसडी वाला फंडा चल रहा है, इधर 7mg और उसके कॉम्प्लीमेंट्री जीन का फंडा चलेगा। और इसमें 40S स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की, और उसके अंदर जो है वो कौन है, 18S आरआरएनए है, जिसके पास 7mg पर जो अनुक्रम उपस्थित है उसका संपूरक अनुक्रम उसके पास है। इसलिए 40S mRNA पर यूकैरियोट्स में आराम से जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमने बात की कि ये हमने जोड़ लिया। अब हम बात करते हैं इन लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम 3 साइट्स आर प्रेजेंट। देखिए मैं आपको पीछे वापस बता दूं, आप यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। हम जब प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स से ही मान के चलें आप। देखिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक क्या है, mRNA स्ट्रैंड है, और देखिए हमने अभी अभी क्या कहा था, हमने अभी अभी ये कहा था कि ये 5 प्राइम है और 3 प्राइम है। आपको पता है ये एक mRNA सूत्र है। इस mRNA सूत्र पर क्या हो रहा था, इस mRNA सूत्र पर हमने देखा था कि एक कलर देख लूँ मैं, कौन सा कलर यूज़ किया है हमने। ओके, वही कलर हम काम में लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने मान के चलिए ऐसा कि यहाँ पर हम क्या तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को ऐड कर देते हैं। ये राइबोसोम की छोटी उप इकाई आकर यहाँ पर जुड़ जाती है। ये 30S है। ठीक है बेटा, जैसे 30S जुड़ती है इसके बाद में यहाँ पर राइबोसोम की बड़ी उप इकाई यानी कि राइबोसोम की बड़ी उप इकाई यहाँ पर जुड़ जाएगी। ये कौन है, ये 50S। ये कौन है, 50S। अब ये जो काम में लिए हैं ये कौन है, ये प्रोकैरियोट्स की राइबोसोम की उप इकाई है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर 40 और 60S लिख दूंगा तो यूकैरियोट्स में हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अब देखिए, अब इसको हम बोल सकते हैं ना mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब आराम से देखिएगा, जो ये लार्ज सब यूनिट होती है, बड़ी उप इकाई जो होती है, ये हमें पता है ये कौन है, ये लार्ज सब यूनिट है। इतना सा तो हमें ज्ञान है। बड़ी उप इकाई लार्ज सब यूनिट, ये कौन है बच्चों, लार्ज सब यूनिट। और ये कौन है, स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट
ठीक है बच्चों। अब देखिए जो ये राइबोसोम आकर जुड़ा है, इस राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में कुछ स्थल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्थल पाए जाते हैं। और ऐसा मैंने राइबोसोम जब मैंने आपको पढ़ाया है तभी बताए हैं। क्लियर है? कौन कौन से होते हैं? देखिए कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं। पहला स्थल जिसे आप क्या या किस नाम से जानते हैं? जिसे आप जानते हैं पी साइट या पी स्थल, जिसे मैं क्या कह सकता हूं? पी स्थल। इतना सा तो आप समझ जाएंगे। पी साइट इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेप्टिडाइल साइट, या मैं कह दूं पेप्टिडाइल स्थल। ठीक है। दूसरा जो स्थल होता है वो होता है ए साइट, ए स्थल, जिसे आप अमाइनो एसाइल साइट कहते हैं। अमाइनो एसाइल साइट। इसे और क्या कहा जा सकता है? इसे अमीनो अम्ल ग्राही स्थल भी कहा जा सकता है। ठीक। तीसरी जो आपको कुछ जगह देखने को मिलेगी और कुछ जगह नहीं देखने को मिलेगी, उसे कहते हैं ई साइट। ई साइट मतलब एग्जिट साइट। ये क्या होता है मैं बता दूं आपको। यहां से या यहां से डिस्चार्ज मतलब समझ गए क्या? डिस्चार्ज्ड टीआरएनए एग्जिट होता है या बाहर निकलता है। आगे क्या बेटा बात समझ में? देखिए मैं आपको बड़ी डिटेल में और बहुत अच्छे से एक एक बिंदु से होकर गुजर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अगर किसी भी बिंदु से एक छोटा सा प्रश्न भी आए तो आप उसे ना कर पाएँ। और वो आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वो आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि पूरी प्रोसेस में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ऐसे टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, जो हमें बाद में इरिटेशन करती है कि ये क्या है, ये कैसे है। और अगर हम इसी चीज़ को एक पूरे प्रोसेस में पूरी स्टोरी के टाइप में या स्टोरी कहानी के तरह पढ़ते हैं तो सारे के सारे पॉइंट्स, सारी शब्दावली अच्छे से क्लियर हो जाती है, दिमाग में बैठ जाती है और कन्फ्यूज़न नहीं रहता। अभी देखिए एक बार ये प्रश्न आया हुआ है कि ये साइट किस में पाई जाती है। ये प्रश्न आया हुआ है कि ये स्थल किस में पाए जाते हैं? राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में पाए जाते हैं। क्लियर है? देखिएगा हो गई ये बात। अब देखिए आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो हमेशा आप ये ध्यान रखिए, ये तो है ई साइट। ये तो कौन सी है? ई साइट दिखाई दे रहा है, जिसे आपने कहा है ई साइट मतलब एग्जिट साइट। एग्जिट साइट का मतलब ये होता है जब डिस्चार्ज टीआरएनए, डिस्चार्ज का मतलब हम ये बोल रहे हैं ऐसा टीआरएनए जिसके पास सक्रिय अमीनो अम्ल है, और डिस्चार्ज को हम क्या कहेंगे? ऐसा टीआरएनए जिसके पास अमीनो अम्ल नहीं है। कब नहीं होगा? जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, जो तो प्रारंभ में जो टीआरएनए अमीनो अम्ल लेकर आते हैं वो उन्हें मुक्त कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उनका कोई रोल नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं जिस स्थल से उसे ई साइट कहते हैं, एग्जिट साइट कहते हैं। क्लियर है? दूसरी साइट आपको नज़र आ रही होगी जिसे हमने दिखाया है पी साइट के नाम से। ये पी साइट है। पी साइट या पेप्टिडाइल साइट वो होती है, पेप्टिडाइल साइट वो साइट होती है जहाँ पर प्रथम अमीनो अम्ल आकर जुड़ता है। जहाँ पर क्या होता है? प्रथम अमीनो अम्ल आकर जुड़ता है। आप याद रखिएगा, प्रथम अमीनो अम्ल हमेशा पी साइट पर आएगा, और इसके बाद में रिमेनिंग जितने भी अमीनो अम्ल आएंगे वो हमेशा ए साइट पर आएंगे। क्लियर है? ये याद रखिएगा बात आप। और
तो प्रथम अमीनो अम्ल आपको पता है, या तो फॉर्माइल मैथ्योनिन या मैथ्योनिन। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, क्लियर है। और जो आगे जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक है ए साइट। ये ए साइट जो आपको है, ये ए साइट कौन है? ये अमीनो एसाइल साइट कह सकते हैं, अमीनो अम्ल ग्राही स्थल कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में जितने भी नए अमीनो अम्ल युक्त टीआरएनए आएगा वो अमीनो अम्ल युक्त टीआरएनए इसी स्थल पर आकर जुड़ जाएगा। क्लियर है ये बात? अगर ये बात क्लियर है तो आगे आनंद प्राप्त होगा, अन्यथा आनंद प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, और बड़े स्लो तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिल्कुल भी मैंने तीव्र गति नहीं अपनाई है। वो इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में तीव्र गति अपनाने से मतलब है कि आपके दिमाग से इस पॉइंट को साफ करना। क्लियर है? इसलिए मैंने छोटी से छोटी बात बड़ी आसानी से और बड़े धीमे से और धीमी गति से आपको समझाई है। अगर इसके बाद भी देखिए, हालांकि मैं कोशिश करूँगा एक बार रिवीजन हो जाए वीडियो, अगर अधिक लंबा नहीं हुआ तो, अन्यथा आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है वीडियो में बैक जाकर देखने का। क्लियर है? आगे चलें। देखिए, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इस जगह हम देखें तो यहाँ पर एक तो क्या हो जाएगी? ई साइट, एक क्या हो जाएगी? पी साइट, और एक क्या हो जाएगी? ए साइट। क्लियर है? ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये ई है, सॉरी, ये ई है, ये पी है और ये ए है। हालांकि मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ डायग्राम में इन चीज़ों को मेंशन कर रखा है, आसानी से आप समझ सकते हैं। क्लियर है? आगे चलें। देखिए, अब हम वास्तविकता में इनिशिएशन में प्रवेश करेंगे, या मैं कहूँ एक तरह से हम काफ़ी बहुत अच्छा सा ग्राउंड, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर चुके हैं कि श्रृंखला प्रारंभन किस तरह से होता है। श्रृंखला प्रारंभन के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं वो हमने देख ली हैं। तो अब आप इसे डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप कॉपी करना चाहें तो मैं बहुत स्लोली बोलूँगा, आप आराम से इसे लिख भी सकते हैं। क्लियर है? देखिए, सबसे पहला बिंदु क्या? सबसे पहला बिंदु देखिए, श्रृंखला प्रारंभन में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है या श्रृंखला प्रारंभ कैसे होता है ये हम बात कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं देखिए, और क्या कर चुके हैं। आपको यूँ लग रहा होगा कि प्रारंभन कारक AUG है, ये कल हम देख चुके हैं, किसमें? जेनेटिक कोड में, आनुवंशिक कोड में ये बातें कर चुके हैं। पहला बिंदु जो है वो पहला बिंदु आता है कि सर tRNA आकर जुड़ेगा किससे? mRNA पर जुड़ेगा। ऐसे ही नहीं जुड़ेगा, देखिए, ऐसे ही नहीं जुड़ेगा। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हम लिख देते हैं कि श्रृंखला प्रारंभन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम mRNA से राइबोसोम की छोटी उप-इकाई आकर जुड़ती है, उसके पश्चात बड़ी उप-इकाई आकर जुड़ती है। सही है, बात सही है। लेकिन अब हम यहाँ पर एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, और कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको पता है टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए हमें डायरेक्ट नहीं जाना। इसलिए हमें SD सीक्वेंस, ASD सीक्वेंस, CNMG इनके बारे में पता होना चाहिए। और प्रोकैरियोट्स की स्मॉल सब यूनिट में कौन से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं, यूकैरियोट्स की स्मॉल सब यूनिट में कौन से कॉम्प्लीमेंट्री या संपूरक या पूरक जो अनुक्रम होते हैं वो पाए जाते हैं, उनके बारे में हमने बात की। ठीक है, तो हम इस डायग्राम से देखकर ये समझ सकते हैं कि इस डायग्राम में या पूर्व के डायग्राम में हमने जो देखा है, ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है। हमने देखा है कि किस प्रकार से राइबोसोम की छोटी उप-इकाई mRNA से जुड़ती है। ये हम किस प्रकार से जुड़ती है, ऐसे ही नहीं जुड़ जाती, और जुड़ने के बाद फिर बड़ी राइबोसोम की उप-इकाई जुड़ती है, और इस प्रकार से एक mRNA राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और इससे पूर्व में हम ये पढ़ चुके हैं कि एक चार्ज्ड, एक आवेशित tRNA या लोडेड tRNA का निर्माण कैसे होता है। ये दो बातें आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, अब ये आपस में जुड़ने वाली हैं। ठीक है, देखिए, बहुत सिंपल डायग्राम इसीलिए आपके लिए मैंने यहाँ पर चयन किया है। ये देखिए, ये एक mRNA आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक mRNA आपको दिखाई दे रहा है, और इससे पहले आपको दो चीज़ें और दिखाई दे रही होंगी। ये एक राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है, और ये राइबोसोम की एक लार्ज सब यूनिट है। ये देखिए,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। और आपको जो दूसरी चीज़ें याद रखनी है, ये यहाँ पर एक कोडोन दिखाई दे रहा होगा, एक कोडोन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक कोडोन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और इसके बाद आपको एक टीआरएनए भी दिखाई दे रहा होगा, और टीआरएनए आपके सामने ये है। और सॉरी, देखिए अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो आगे की सारी जो हमारी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें आसान हो जाएंगी। यहाँ पर एक अमीनो अम्ल लगा हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है, ये फॉर्माइल मैथ्योनिन भी हो सकता है या मैथ्योनिन, ये याद रखिएगा। क्लियर है बच्चों, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये सक्रिय अमीनो अम्ल या मैं कहूँ सक्रिय अमीनो अम्ल युक्त टीआरएनए यहाँ पर आकर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर आपको ये सारी, देखिए मैं बार बार ये लिखने की मुझे नीड नहीं है, क्योंकि ये बातें मैं आपको इसीलिए पहले बता चुका हूँ। ये क्या है? एक एमआरएनए है, और ये एक एंटीकोडोन ऑन टीआरएनए है। मैंने बताया था आपको ये एंटीकोडोन भुजा होती है। और एयूजी जो है ये कल हम बात कर चुके हैं, प्रारंभिक कोडोन होता है, यानी कि प्रारंभ में जो सबसे पहले सक्रिय अमीनो अम्ल युक्त टीआरएनए आएगा वो एयूजी पर आएगा, और एयूजी फॉर्माइल मैथ्योनिन और मैथ्योनिन को कोड करता है। प्रोकैरियोट्स में बात करेंगे तो फॉर्माइल मैथ्योनिन को कोड करेगा, और यूकैरियोट्स में बात करेंगे तो मैथ्योनिन को कोड करेगा। ठीक है, तो ये इस को लेकर आएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये दोनों कैसे जुड़ी ये मैं बता चुका हूँ। ये राइबोसोम है, ये कौन है बेटा? ये राइबोसोम है। देखिए ये डायग्राम मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, बस उसमें मैंने टीआरएनए ऐड नहीं किया है। ये जुड़ गया है क्या? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? इनिशिएशन या चेन इनिशिएशन, श्रृंखला का प्रारंभन। श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी है। आ गई बात समझ में? आप सोच रहे होंगे ये स्थल कौन सा है? ये स्थल पी स्थल है, पेप्टिडाइल स्थल है। ये कौन सा स्थल है? पेप्टिडाइल स्थल है। कौन सा स्थल है ये? पेप्टिडाइल स्थल है। क्लियर है बच्चों? अब हम आगे चलते हैं। अब दूसरे बिंदु में बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं? अब हम बात करना चाहते हैं चेन इलोंगेशन के बारे में। किसके बारे में बात करना चाहते हैं बच्चों? चेन इलोंगेशन के बारे में। दूसरा जो बिंदु आता है वो आता है चेन इलोंगेशन, या मैं कहूँ श्रृंखला दीर्घीकरण। श्रृंखला दीर्घीकरण या चेन इलोंगेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि इसको आप अच्छे से समझिएगा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न आपके मन में हो जाएगा इससे। ठीक है क्या? चलूँ क्या आगे? रेडी हैं सभी? देखिए देखते हैं क्या है ये। एक बार आपके लिए थोड़ा सा बेस बना दिया जाए ताकि आपको डायग्राम थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, ये कौन है? ये एक
सेकंड टीआरएनए। देखिए बहुत अच्छे से समझिए, ये कौन है, ये एक फर्स्ट टीआरएनए है। ये कौन है, फर्स्ट टीआरएनए। देखिए अगर इसको हम हटा दें तो यहाँ तक की प्रक्रिया हमने देख ली है, और मैंने आपको अच्छे से बताया है कि देखिए प्रथम अमीनो अम्ल जो आकर जुड़ेगा वो प्रथम अमीनो अम्ल हमेशा पी साइट पर आकर जुड़ेगा, और इसके बाद में जितने भी अमीनो अम्ल आएंगे वो हमेशा ए साइट पर आकर जुड़ेंगे। तो देखिए अगर हम इसे देखते हैं तो ये पी साइट पर आ गया है, पी साइट पर आ चुका है। ये पी साइट पर आने के बाद में जो नया अमीनो अम्ल, जो नया टीआरएनए होगा सक्रिय अमीनो अम्ल युक्त, वो ए साइट पर आकर जुड़ेगा। ये बात याद रखिएगा आप कि प्रथम अमीनो अम्ल हमेशा पी साइट पर, जबकि रिमेनिंग अर्थात शेष टीआरएनए कहाँ पर आकर जुड़ते हैं, हमेशा ए साइट पर आकर जुड़ते हैं। क्लियर है, ये जुड़ गया तो ये श्रृंखला का दीर्घीकरण हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ये एलेनिन ही क्यों आया? देखिए ये केवल एक एग्जाम्पल के लिए है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में कोई सा भी अमीनो अम्ल आकर यहाँ पर जुड़ सकता है। कैसे जुड़ेगा, उसका कारण क्या है, इस एमआरएनए स्ट्रैंड पर जो ट्रिपल कोडोन होंगे और इस ट्रिपल कोडोन का एंटी कोडोन युक्त जो टीआरएनए होगा वो ही आकर जुड़ेगा। ये अच्छे से समझ लीजिए आप, ऐसे ही नहीं मन में आ गया जो जुड़ गया। क्लियर है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि यहाँ पर GCC है तो CGG जिस टीआरएनए के एंटी कोडोन भुजा पर उपस्थित होगा वो ही आकर यहाँ पर जुड़ेगा। और ये कोड किसको करता है, ये कोड करता है एलेनिन को। किसको कोड करता है, एलेनिन को कोड करता है बच्चों। क्लियर है, जुड़ गए क्या, ये मतलब यहाँ पर आ गई क्या, दूसरे साइड पर आ गए क्या, ये बिल्कुल आ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अब देखिए, अब आप खुद इमेजिन कीजिए, खुद सोचिए इस चीज़ को, क्या होगा कि यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि इस टीआरएनए में मैंने अतिरिक्त एक्स्ट्रा आर्म जो यहाँ पर होती है वो नहीं बनाई, वो कोई मैटर नहीं करता है। आप ये समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए अब यहाँ पर UCA है, यहाँ पर क्या है UCA, और यहाँ पर जो अब UCA के अकॉर्डिंग जो आएगा वो आना चाहिए कौन, वो आना चाहिए सीरीन। वो कौन आना चाहिए बेटा, SER, सीरीन अमीनो अम्ल आना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। अब ये इंतज़ार कर रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, नो वैकेंसी। यहाँ पर क्या नहीं है, स्थान खाली नहीं है। हम क्या लिख सकते हैं, नो वैकेंसी। यहाँ पर स्थान खाली नहीं है, ये नहीं जुड़ सकता। अब क्या किया जाए, अब सर ये किया जाए कि नए अमीनो अम्ल युक्त टीआरएनए को या नए लोडेड टीआरएनए को यहाँ पर जुड़ने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता है। क्या है, एक खाली स्थान की आवश्यकता है। क्या है बच्चों, नए लोडेड टीआरएनए को एप्रोप्रिएट, उचित, एप्रोप्रिएट का मतलब जो यहाँ पर ट्रिपल कोडोन है उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, वही यहाँ पर इंतज़ार करेगा। जुड़ने के लिए खाली स्थान या वेकेंट साइट की ज़रूरत है, और हमने पढ़ रखा है कि नया टीआरएनए जब भी आएगा वो हमेशा ए साइट पर आएगा। ए साइट तो इस समय रुकी हुई है, जगह ही खाली नहीं है, तो क्या होगा उसे आप सुनिएगा और समझिएगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या कि ये जो राइबोसोम की इकाई है, ये पूरी राइबोसोम की इकाई है, ये आगे की तरफ मूव होगी हल्की सी। क्या होगी, हल्की सी मूव होगी, धीरे धीरे होगी। उस दौरान क्या क्या होगा वो देखिए, उस दौरान क्या क्या होगा उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए
ये यहाँ पर ऐसे था, आपने देखा है पीछे कि ये कुछ इस तरह की पोजीशन आपको दिखाई दे रही थी कि सर ये एक mRNA है और इस mRNA पर ये राइबोसोम लगे हुए हैं, ये राइबोसोम लगा हुआ है, राइबोसोम की पूरी यूनिट आपको दिखाई दे रही है। इसमें कोई बड़ी भारी भरकम बात मैंने नहीं बताई है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये tRNA यहाँ पर है, ये tRNA यहाँ पर लेकर बैठा है किसको, ये देखिए ये किसको लेकर बैठा है, एलेनिन को लेकर बैठा है, यहाँ पर एलेनिन है, ठीक है। और ये जो पुराना वाला जो किसको लेकर आया था, फॉर्माइल मैथियोनिन को लेकर आया था या मैथियोनिन को लेकर आया था, उसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकर आया था, यहाँ पर था पिछले वाले डायग्राम में। लेकिन होता क्या है, देखिए जब ये यहाँ पर था और यहाँ पर इसके पास फॉर्माइल मैथियोनिन थी जो इधर है, अब यह मैथियोनिन है, मैंने बोला आपको कि मैथियोनिन है तो हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, सिंपल, आ गई बात समझ में, या फॉर्माइल मैथियोनिन है, तो ये यहाँ पर थी, ठीक है। तो होता क्या है, होता ये है कि जब ये यहाँ पर होती है तो इसके ऊपर जो tRNA होता है, इसके ऊपर tRNA है, साइट कौन सी है, ये पी साइट है, इसके ऊपर tRNA और tRNA के ऊपर क्या लगा हुआ है, अमीनो अम्ल, प्राथमिक या प्रथम अमीनो अम्ल और द्वितीय अमीनो अम्ल, ये मैथियोनिन फॉर्माइल मैथियोनिन तथा द्वितीय अमीनो अम्ल जो एलेनिन है उस तक हम पढ़ चुके हैं, देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो दोनों अमीनो अम्ल के मध्य क्या होता है कि आपको पता है एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह COOH और दूसरे अमीनो अम्ल का NH2 एमीन समूह के मध्य क्या बन जाता है, एक पेप्टाइड बंध बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, एक पेप्टाइड बंध बन जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है बच्चों, ये एक पेप्टाइड बंध है, ये क्या है, एक पेप्टाइड बंध है। ये आप FM या मैथियोनिन जो भी मान के चले, मान सकते हैं, मैंने बता दिया फ़र्क इतना सा ही है और ख़ास फ़र्क नहीं है। ये जो है ये क्या है, ये है बच्चों पेप्टाइड बंध। ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पेप्टाइड बंध के लिए पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो आ गया पेप्टाइड बंध, और पेप्टाइड हमेशा किसके मध्य बनता है, ये सारी बातें हम लिख देते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, दो अमीनो अम्ल के मध्य पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है, बंध का निर्माण होता है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध ये किसके बीच में, ये भी आप देख लीजिए, ये एक का कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे का NH2 समूह, इनके मध्य होता है। प्रोटीन पढ़ेंगे तब और डिटेल में आ जाएगा। बंध का निर्माण होता है, बंध का निर्माण होता है, निर्माण होता है इसमें पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की भूमिका होती है, इसमें 23S rRNA भी भाग लेता है, rRNA भी भाग लेता है, भाग लेता है
जिसे भाग लेता है, बस। नेक्स्ट, इसे राइबोजाइम भी कहते हैं, इसे राइबोजाइम भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? तो हम प्रीवियस स्लाइड में आते हैं। ये बात कर रहे थे हम कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बंध क्या होता है मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। क्लियर है? अब देखिए, जैसे ही मेथियोनिन या फॉर्माइल मेथियोनिन द्वितीय अमीनो अम्ल के साथ पेप्टाइड बंध बना लेता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए गौर से देखिए, यहां पर जो टीआरएनए है, यहां प्रथम जो टीआरएनए है वो टीआरएनए ई साइट से बाहर एग्जिट हो लेता है। और देखिए एग्जिट हो गया, ये हमने एग्जिट करवा दिया इसको, ये बाहर हो चुका है। ये क्या कर चुका है? एग्जिट। ये कौन हो चुका है? एग्जिट हो चुका है बेटा। एग्जिट कौन? टीआरएनए एग्जिट हो चुका है। देखिए क्या हो चुका है? एग्जिट हो चुका है। अब देखिएगा इसमें क्या होगा। अब ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम एमआरएनए पर ट्रांसलोकेट होगा, मतलब आगे की तरफ बढ़ेगा, गति करेगा। जैसे ही ये गति करेगा तो ये साइट, ये आप खुद सोचिए, एक बार गौर से देखिए इस डायग्राम को, ये आगे की तरफ खिसकेगा तो ये यहां पर आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा। देखिए देखिए वापस देखिए, AUG अंदर है, जैसे ये आएगा तो ये GCC और UCC अंदर आ जाएंगे और AUG बाहर आगे की तरफ बढ़ चुका है, तो ये आगे बढ़ गया। देखिए AUG बाहर आ गया और ये आगे की तरफ आ गया। तो जो पहले A साइट थी अब वो P साइट हो गई, और जो खाली थी, जो नई आई है, वो अब A साइट है। आ गई बात? आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो साइट्स हैं ये राइबोसोम की बड़ी उपिकाई में है, एमआरएनए पर थोड़ी है, राइबोसोम की बड़ी उपिकाई में। तो राइबोसोम जैसे ही, राइबोसोम की इकाई जैसे ही आगे की तरफ मूव होती है वैसे ही साइट चेंज हो जाती है। मतलब अब ये क्या है? अब ये P साइट है। अब क्या है ये P साइट है। ये कौन है? अब A साइट है। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? बात समझ में आ गई? अब देखिए यहां पर दो ऐड हैं, जुड़े हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि यहां पर तो ये तो है मेथियोनिन या फॉर्माइल मेथियोनिन, आप जो भी मान के चलिए, मैं डिफरेंस बता चुका हूं, ये है। और यहां पर ये बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है। अब ये नया टीआरएन एक नए सक्रिय अमीनो अम्ल को लेकर आया है। कौन? UCA किसको लेके आया है? सीरीन को लेके आया है। अब ये आएगा, सेम वही प्रक्रिया होगी, एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अमीनो अम्ल का NH2 समूह, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब भविष्य में क्या होगा? अब भविष्य में ये होगा कि इन दोनों के बीच में यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये पेप्टाइड बनेगा, नया पेप्टाइड बॉन्ड। आ गई क्या बेटा बात समझ में? बेटा बात समझ में आ गई क्या? अब क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। सेम जो प्रक्रिया अभी हुई है, सेम जो प्रक्रिया अभी हुई है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी अभी देखते हैं, लेकिन ये ऐसा होता रहेगा। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट मैं लिख दूं यहां पर, क्या लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं कि दीर्घीकरण की प्रक्रिया इसी प्रकार आगे की स्लाइड में लिखते हैं, यहां पर जगह नहीं रहेगी, यहां लिखते हैं क्या? दीर्घीकरण की प्रक्रिया श्रृंखला दीर्घीकरण, यूं लिखते हैं, श्रृंखला दीर्घीकरण की प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि इसमें
जब तक कि mRNA पर कोई समापन कोडोन ना आ जाए या नहीं आ जाता, समापन कोडोन नहीं आ जाता, नहीं आ जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, राइबोसोम की इकाई, राइबोसोम की इकाई mRNA पर 5-to 3- दिशा में ट्रांसलोकेट अर्थात आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है, इसके लिए या इसमें ट्रांसलोकेज एंजाइम हेल्प करता है या मदद करता है। तो देखिए, इस प्रकार से ये आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि इस पर क्या नहीं आ जाता, कोई स्टॉप कोडोन नहीं आ जाता। अब क्या होता है, देखिए, जो प्रक्रिया हमने एक एक पद में मैंने आपको समझाई है, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया आप इस तरह से देख सकते हैं। क्लियर है? पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। चारों डायग्राम आपको एक साथ यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही ये चलता रहेगा, ऐसे ही ये चलता रहेगा, और जब ये चलता रहेगा तो क्या होगा कि अंततः इसमें कब तक चलेगी, मैंने बोला जब तक कि स्टॉप कोडोन नहीं आ जाता। अब देखिए, स्टॉप कोडोन का क्या है वो भी देख लेते हैं। रिलीजिंग फैक्टर, या मैं कहूं मुक्तक कारक वो होंगे जो इस प्रक्रिया को समाप्त करवाएंगे। क्लियर है? मुक्तक कारक कितने होते हैं? प्रोकैरियोट्स में होते हैं 3, यानी कि RF1 रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट, और रिलीजिंग फैक्टर 2 और रिलीजिंग फैक्टर 3, और यूकैरियोट्स में होता है एक RF1 ERF1, ये रिलीजिंग फैक्टर है, और ये GTP आश्रित होते हैं, ऐसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है? अब देखिए, यहां पर देखते हैं हम क्या देखते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं चेन टर्मिनेशन। श्रृंखला समापन। एक पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो क्या मैंने कहा था, राइबोसोम को गति करने के लिए ऊर्जा जीटीपी से प्राप्त होती है। ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी बता दी थी आपको, जब हमने इनके रॉ मटेरियल या आवश्यक वस्तुओं के बारे में या आवश्यक घटकों के बारे में जब हमने चेक किया था। तीसरा पद है श्रृंखला समापन। देखिए, जब mRNA पर कोई स्टॉप कोडोन, ये एक ही है भाई, सब स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस कोडोन, निरर्थक कोडोन, समापन कोडोन, सब एक ही। स्टॉप कोडोन कौन? UAA, UAG और UGA,
जिसे आपको पता है हमने क्या लिखा था, ओक्रे, कल भी लिखा था, अंबर और ओपल। तो क्या लिखा हमने, जब mRNA पर कोई स्टॉप कोडन आ जाता है आ जाता है तो श्रृंखला समापन हो जाता है, तो श्रृंखला दीर्घीकरण रुक जाता है, यूं लिख सकते हैं, श्रृंखला दीर्घीकरण रुक जाता है क्योंकि ये समापन कोडोन किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में रिलीजिंग फैक्टर या मैं कहूं मुक्तक कारक क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला तथा अंतिम टीआरएनए के मध्य या अंतिम टीआरएनए को मध्य से तोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला राइबोसोम की दोनों उपिकाइयां mRNA, tRNA और कुछ बचा नहीं है, mRNA हो गया, tRNA हो गए, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हुई, tRNA, सभी पृथक हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं देख लीजिए। देखिए इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि देखिए ये एक वही है, इसमें देखिए ये राइबोसोम की कौन है, ये लार्ज सब यूनिट क्लियर है। ये कौन है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो आपको दिखाई दे रही है स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये कौन है, ये एक mRNA है, क्लियर। और ये साइट वाइट मैंने आपको बता दी। और अंततः देखिए
ये लार्ज सब यूनिट, ये कौन, ये देखिए ये कौन है, लार्ज सब यूनिट, ये mRNA, ये स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, और ये आपका tRNA, ये आपका tRNA, और ये आपकी फ्री पॉलीपेप्टाइड चेन सब पृथक हो जाते हैं और इस प्रकार से आपके सामने एक प्रोटीन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये पॉलीपेप्टाइड या मैं कहूँ प्रोटीन संश्लेषण पूरा हो जाता है। देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ मुक्तक कारक के बारे में। एक यूटीआर बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। इंपॉर्टेंट बिंदु ऐसे है कि बस इसके बारे में पता होना चाहिए। यूटीआर का मतलब क्या होता है? यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, अनुवादित क्षेत्र, अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या क्या है ये? इनका अनुवादन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रोल होता है या भूमिका होती है, महत्वपूर्ण रोल होता है। यह मुख्यतः, देखिए इसे समझ लीजिए, देखिए ये एक mRNA स्ट्रैंड है, ये 5' एंड है और ये 3' एंड है। तो ये कहाँ पर पाए जाएंगे? ये या तो 5' एंड की तरफ मिलेंगे या 3' एंड की तरफ मिलेंगे। क्यों? मतलब क्या है? देखिए अनट्रांसलेटेड रीजन का मतलब ऐसे क्षेत्र जिनका अनुवादन नहीं होता। सिंपल भाषा में अगर बात करें, समझने लायक भाषा में बात करें, तो ऐसे क्षेत्र mRNA पर उपस्थित वो क्षेत्र जिनका अनुवादन नहीं होता। अब अनुवादन किनका नहीं होता ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल पढ़ा है, कैसे नहीं पढ़ा आपने? देखिए अभी मैंने mRNA के बारे में जब आपको स्टार्टिंग में बताया था तो मैंने बोला था कि जो SD सीक्वेंसेस होती हैं वो कहाँ पर होती है? mRNA पर होती है। SD मतलब शाइन डेलगार्नो सीक्वेंसेस या शाइन डेलगार्नो अनुक्रम। ये अनुक्रम कहाँ होते हैं? हमने कहा कि ये अनुक्रम 8 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बने होते हैं और ये अनुक्रम जो प्रारंभिक कोडोन होता है, प्रारंभिक कोडोन कौन? AUG। उस प्रारंभिक कोडोन से लगभग 4 से 12 नाइट्रोजन क्षार पहले स्थित होते हैं। तो अनुवादन कहाँ से प्रारंभ होता है? AUG से प्रारंभ होता है। तो उससे पहले की जो उससे पहले का जो mRNA का भाग है, क्या वो ट्रांसलेट हुआ या उसका अनुवादन हुआ? उसका अनुवादन नहीं हुआ। लेकिन क्या उसने अनुवादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बिल्कुल निभाई। कैसे निभाई? आप खुद सोचिए। अगर mRNA पर SD सीक्वेंस ना हो तो राइबोसोम की छोटी इकाई जुड़ सकती है? नहीं जुड़ सकती। क्लियर है? इसलिए मैंने लिखा कि यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। इनका अनुवादन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रोल होता है। अनुवादन तो नहीं होता लेकिन प्रक्रिया में काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये वर्ड भी याद रखिएगा कि यूटीआर जैसा कोई शब्द आए तो आपको समझ में आ जाए। देखिए पूरे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में कुछ शब्द है, जैसे सक्रिय अमीनो अम्ल है, टीआरएनए, लोडेड टीआरएनए या टीआरएनए, आवश्यक टीआरएनए है, पेप्टाइड बॉन्ड है, राइबोसोम की छोटी बड़ी उपिकाई है, एसडी सीक्वेंस है, एएसडी सीक्वेंस है, मैथ्योनिन ग्वानोसिन या मैं कहूँ मिथाइल ग्वानोसिन साइट है, 16S आरएनए है, 18S आरआरएनए है, 23S आरआरएनए है, पी साइट, ए साइट, ई साइट, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ट्रांसलोकेज एंजाइम। ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? तो हमने ट्रांसलेशन जैसी प्रक्रिया को आज पढ़ लिया। एक और बिंदु मैं आपको बता दूं। एक और बिंदु क्या है? एक पॉलीराइबोसोम जैसा शब्द आपने सुना है, मैंने बताया है पॉलीराइबोसोम या मैं कहूं पॉलीसोम। इसको मैं पॉलीसोम भी कह सकता हूं। राइबोसोम में भी मैंने आपको पढ़ाया है। ये देखिए ये क्या होता है, ये एक mRNA स्ट्रैंड है और mRNA स्ट्रैंड पर जब एक राइबोसोम की इकाई आगे की तरफ बढ़ रही होती है तो ये एंड, ये 5' एंड है और ये 3' एंड है, तो ये हिस्सा फ्री हो चुका होता है और ये आगे बढ़ रही होती है। तो
ये हिस्सा पुणे ट्रांसलेशन में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर राइबोसोम की और इकाइयाँ आकर जुड़ जाती हैं। अब समझ में आ रहा है? तो इस स्थिति में क्या होता है, हमने वहाँ डेफिनेशन लिख रखी है कि mRNA सूत्र पर जब 2 या 2 से अधिक या 2 से लेकर 5 राइबोसोम इकाइयाँ आकर जुड़ जाती हैं तो ऐसी स्थिति को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में? तो ये पॉलीराइबोसोम जैसी बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि पॉलीसोम क्या होता है। देखिए, तो अगर हम इस वीडियो में बात करें, आज के वीडियो में, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने अनुवादन पढ़ा है। अनुवादन के बारे में अगर हम बात करें कि अनुवादन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है कि अनुवादन जैसी प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अनुवादन का मतलब यही होता है कि mRNA पर उपस्थित जो ट्रिपल कोडोन हैं उनके अनुसार अमीनो अम्लों का एक निश्चित क्रम तैयार किया जाए या तैयार होता है। उस श्रृंखला को पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन कहते हैं। अब हमने ये बात कही कि आगे अगर हम चलें तो ये क्या होता है, किस तरह से बनता है, ये अनुवादन कोशिका द्रव्य में होता है, ये बात हम कर चुके हैं। आगे हमने बात की कि अनुवादन जो प्रक्रिया होती है उसमें 2 चीज़ों का आवश्यक होना या 2 चीज़ों की उपस्थिति होना आवश्यक है, या जो घटनाएं पहले हो जाती हैं अनुवादन से पहले या अनुवादन से पूर्व तैयारियां क्या होती हैं, 2 तैयारियां हैं, फिलहाल 2 तैयारियां हैं। एक तैयारी कि अमीनो अम्ल का सक्रिय होना, और अमीनो अम्ल के सक्रिय होने के लिए अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। जैसे ही अमीनो अम्ल सक्रिय हो जाता है तो जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए पर एक ग्राही भुजा होती है, एक्सेप्टर आर्म होती है, वहाँ पर वो सक्रिय अमीनो अम्ल आकर जुड़ जाता है। ऐसी स्थिति में ये टीआरएनए, लोडेड टीआरएनए, आवेशित टीआरएनए कहलाता है। ये 2 बिंदु हमें याद रखने। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो अनुवादन की प्रक्रिया होती है 3 चरणों में होती है, श्रृंखला प्रारंभन, और श्रृंखला प्रारंभन के बाद में श्रृंखला दीर्घीकरण और श्रृंखला समापन। श्रृंखला तीनों के बाद में हमने पढ़ा था जिस श्रृंखला प्रारंभन आती है, श्रृंखला प्रारंभन में हमने ये देखा कि श्रृंखला प्रारंभन प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस पूरी प्रक्रिया में किन किन घटकों की आवश्यकता होगी। वो घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहला इनिशिएशन फैक्टर, जो मैंने आपको बताया, प्रोकैरियोट्स में 3 और यूकैरियोट्स में 10 होते हैं। दूसरी बात जीटीपी मैंने आपको बोला, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? जैसे रिलीजिंग फैक्टर होता है वो जीटीपी आश्रित होता है, और जब राइबोसोम की इकाई mRNA पर मूव करती है तो उसके लिए जो राइबोसोम को ऊर्जा चाहिए वो भी जीटीपी उपलब्ध करवाता है। आगे देखते हैं, चार्ज्ड टीआरएनए बता चुका हूँ, आवेशित टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए, इसको आप लोडेड टीआरएनए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको आप लोडेड टीआरएनए भी लिख सकते हैं। लोडेड टीआरएनए, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद में हमें किसकी आवश्यकता होती है? राइबोसोम की आवश्यकता होती है। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में क्या क्या होता है आपको 30, 50, 40, 60 का बता दिया। मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम आयन के अलावा हमें mRNA की आवश्यकता होती है। और इसके बाद में हम 2 बिंदुओं के बारे में बात कर चुके हैं, एक SD सीक्वेंस और एक 7mg। SD सीक्वेंस प्रोकैरियोट से रिलेटेड है, जबकि 7mg यूकैरियोट से रिलेटेड है। सारी बातें मैं बता चुका हूँ। प्रोकैरियोट्स में 16S rRNA, और उधर अगर हम बात करते हैं तो 18S rRNA, यानी कि ये दोनों जो RNA हैं ये राइबोसोम की छोटी उप इकाइयों में उपस्थित होते हैं। क्रमशः कौन कौन? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, जो भी किस किस में, 30 में और 40 में। क्लियर है? और इन दोनों के पास में क्रमशः SD सीक्वेंस और दूसरा 7mg के प्रति कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस या पूरक जीन या पूरक अनुक्रम पाए जाते हैं। क्लियर है? और इसका काम क्या होता है? क्रमशः दोनों का ही काम ये होता है कि mRNA पर छोटी उप इकाई को जोड़ने का काम करती हैं या मदद करती हैं। क्लियर? इसके बाद में प्रारंभ होता है खेल, किसका? इनिशिएशन का। इनिशिएशन में मैंने बोला आपको कि 30 सब यूनिट mRNA से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? mRNA से। और फाइनली क्या बन जाता है? 30S RNA कॉम्प्लेक्स। ये मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से जुड़ती है। अगर मैं यहाँ 40 कर दूंगा तो ये यूकैरियोट्स का मामला हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसके बारे में बात की 7mg के बारे में, और मैंने आपको बता दिया था कि ये इस तरह से जुड़ती है। ये देखिए, इस तरह से जब आगे बढ़ती जाएगी, चलती रहेगी, तो यहाँ पर दूसरा टीआरएनए आएगा, तीसरा टीआरएनए आएगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। जैसे यहाँ पर यूए आएगा, ये प्रक्रिया पूरी क्या हो जाएगी? मान के चलिए, अब 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये मान के चलिए UAA। ये क्या है? एक ऐसा ट्रिपल कोडोन है जो किसी को कोड नहीं करता, किसको? अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता। जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। मैंने बोला कि जब जैसे छोटी उप इकाई आकर जुड़ती है उसके बाद में बड़ी उप इकाई भी आकर जुड़ती है, उसमें 3 साइट होती हैं, E, P और A।
एग्जिट पेप्टिडाइल और ए अमीनो एसिड साइट। एग्जिट साइट वो होती है जब टीआरएनए पर उपस्थित जो अमीनो अम्ल होता है जो दूसरे टीआरएनए पर उपस्थित अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है तो वो अब उसको त्याग देता है। ऐसी स्थिति में उसे अनचार्ज्ड टीआरएनए कहते हैं जो ई साइट से बाहर निकल लेता है। सबसे पहला टीआरएनए जो आता है वो किस पर जुड़ता है? पी साइट पर, और उसके बाद में जितने भी टीआरएनए आते हैं वो हमेशा ए साइट पर जुड़ते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो हमने डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझा कि दोनों जुड़ने के बाद में प्रथम टीआरएनए मेथियोनिन को या फॉर्माइल मेथियोन को लेकर आता है। इसके बाद में आगे की जो साइट होती है वो ए साइट होती है। दूसरा टीआरएनए एप्रोप्रिएट टीआरएनए दूसरे को लेकर आता है। दूसरे को लेकर आने के बाद में दोनों में पेप्टाइड बंध बनता है। पेप्टाइड बंध जैसे ही बनता है तो पहले वाला टीआरएनए कोई रोल प्ले नहीं करता, वो मुक्त होकर ई साइट से बाहर खिसक लेता है। अब यहाँ पेप्टाइड बंध बन गया, ये पूरी की पूरी साइट अब फिक्स हो गई। अब एमआरएनए क्या वो राइबोसोम क्या करेगा? एमआरएनए पर आगे की तरफ बढ़ेगा। एमआरएनए पर आगे की तरफ बढ़ता है तो जो उसके पास ए साइट थी वो पी हो गई और नई ए साइट उसके पास आ गई। अब नई ए साइट आती है तो नई ए साइट पर क्या होगा? नया टीआरएनए नए या मैं कहूँ अप्रोप्रिएट यानी कि उचित टीआरएनए उचित अमीनो अम्ल को लेकर आएगा, आ गया, जुड़ जाएगा, पेप्टाइड बंध बन गया। ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी और कब तक चलती रहेगी? जब तक कि इस एमआरएनए पर स्टॉप कोडोन नहीं आ जाता। स्टॉप कोडोन कौन? UAA, UAG या UGA। अगर इन तीनों में से कोई भी कोडोन आएगा तो ऐसी स्थिति में कोई टीआरएनए आकर नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों कोडोन किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। अपितु ऐसी स्थिति में जो मुक्तक कारक है, जो जीटी पे आश्रित होते हैं, वो आएंगे और पूरी की पूरी प्रक्रिया को क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। कहाँ से तोड़ देंगे? देखिए, अंत में जो टीआरएनए अमीनो अम्ल को लेकर आता है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वहाँ पर ये ब्रेक कर यानी कि कट कर देते हैं, तोड़ देते हैं वहाँ से। ऐसा करने से क्या होता है कि जितने भी इसमें घटक होते हैं वो सब पृथक हो जाते हैं, चाहे वो एमआरएनए हो, राइबोसोम की छोटी बड़ी उपिकाई हो, टीआरएनए हो, पॉलीपेप्टाइड चेन हो, सब पृथक हो जाते हैं और इस प्रकार से श्रृंखला का समापन हो जाता है। क्लियर है? एक बिंदु जो मैंने बताया आपको, यूटीआर और पॉलीराइबोसोम। यूटीआर कौन होता है? यूटीआर का मतलब है अनट्रांसलेटेड रीजन, जिनका अनुवादन नहीं होता। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मैंने कहा आपसे कि जहाँ श्रृंखला प्रारंभ होती है उसके 5' एंड की तरफ होते हैं या 3' एंड की तरफ होते हैं ये। तो ये कैसे होता है मैंने आपको इसका बेस्ट एग्जांपल बताया था एसडी सीक्वेंस के संदर्भ में। क्लियर है? दूसरा बिंदु आता है पॉलीसोम। मैंने आपको अभी भी बताया कि जब एमआरएनए पर राइबोसोम की इकाई आती है और जुड़ती है और ट्रांसलेशन के दौरान जब वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है तो राइबोसोम वो एमआरएनए का जो 5' एंड है वो स्वतंत्र होता रहता है, ट्रांसलेशन हो चुका होता है उन भाग का या उस भाग का। तो ऐसी स्थिति में जो एमआरएनए होता है उस पर अन्य या दूसरी राइबोसोम इकाइयाँ उपिकाइयाँ आकर जुड़ती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एमआरएनए पर जब 2 से 5 उपिकाइयाँ राइबोसोम की आकर जुड़ जाती हैं तो इस संरचना को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने ट्रांसलेशन के बारे में बात की। वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें मैंने पूरी फुल डिटेल में बात की है। आप अच्छे से समझिए इसको। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो बेझिझक आप उसे कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को शीघ्र अतिशीघ्र सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू very much.